आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और लेकर आया हूं आपके लिए 18 मई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान अम्पन। साइक्लोन सेंटर तैयार करके रखा गया है और 11 लाख लोग जरूरत पड़ने पर इवैक्यूएट किया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आज से जिनेवा में शुरू, निशाने पर WHO की भूमिका। काफी सारे देशों ने पहले ऐसे सवाल उठाए थे कि क्या चीन पर जांच की बात करेगा WHO या नहीं। और आर्थिक पैकेज के बावजूद गोल्डमैन सैक्स ने घटाया देश की विकास दर का अनुमान। सबसे खराब स्थिति हमने 91 में देखी थी, जब भारत की आर्थिक विकास दर 1 से 1.5% के पास आ गई थी। बात होगी क्यों विवादों में है अमेरिका द्वारा भारत को दी जा रही वेंटिलेटर्स की मदद, और खेल स्टेडियम खुलने के क्या है संकेत। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्पन के सुपर साइक्लोन में बदलने की आशंका है। अम्पन पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय और NDMA के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि बड़े स्तर पर रियायतों के बावजूद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में शामिल प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते हैं। CBSE ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य सदस्यों ने आज राज्य विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक 3 मंजिला इमारत में आग लगने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 96,000 के पार पहुंच गया है। रिकवरी रेट सुधरकर 38.29% हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब 7.5 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ओप्पो ने 6 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ग्रेटर नोएडा के अपने कारखाने को बंद कर दिया है। दुनिया भर में लगभग 48 लाख लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। 3,16,000 से अधिक लोगों ने अब तक इससे दम तोड़ दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत में कार्यवाहक सरकार के गठन और चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। और कतर ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों को 40 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान किया है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। देश और दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही है। भारत में चौथे लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं चक्रवाती तूफान अम्पन नई मुसीबत लेकर आया है। मौसम विभाग ने इसके सुपर साइक्लोन में बदलने की आशंका जाहिर की है। ये चक्रवाती तूफान बंगाल और ओडिशा तट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वहां ये भयंकर तबाही मचा सकता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय और NDMA के साथ आज बैठक की। इस संबंध में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। अम्पन यानी भारत के लिए मुसीबत का नया नाम। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठा अम्पन अब अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है। इसके अगले 12 घंटे में सुपर साइक्लोन में बदलने की आशंका है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये तूफान अगले 48 घंटे में यानी 20 मई को शाम तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकरा सकता है। अम्पन को देखते हुए मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के लिए 21 मई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और आसपास के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा से पत्रकार सुब्रत पति ने बताया कि राज्य के तटीय इलाके हाई अलर्ट पर हैं। जो 12 जिला कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, बालेश्वर, ये सारे जिलाधीशों को अलर्ट रखा गया है और किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके चलते कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश, तेज बारिश और हवा का फोरकास्ट है। इसलिए फिशरमैन को, जो मछुआरे हैं, इनको समुद्र में जाने के लिए मना किया गया है। ओडिशा सरकार स्थिति से निपटने के लिए कई एहतियाती कदम उठा रही है। बहुत सारे साइक्लोन सेंटर जो है उसको तैयार करके रखा गया है और 7,000 बिल्डिंग को
तैयार रखा गया है। 11 लाख लोग जरूरत पड़ने पर उनको इवैक्यूएट किया जाएगा और सेफ्टी जगहों में इनको तैनात किया जाएगा। एनडीआरएफ के 3 यूनिट, एसडीआरएफ के 12 यूनिट और फायर सर्विस के 355 यूनिट को तैयार रखा गया है। साइक्लोन के बाद कैसे तुरंत बिजली और पानी की सप्लाई को नॉर्मल करना है, इसके लिए भी अलर्ट किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट को। खतरे को देखते हुए रेलवे ने भुवनेश्वर से दिल्ली और दिल्ली से भुवनेश्वर तक चलने वाली विशेष रेलगाड़ियों के रूट में बदलाव किया है। तमिलनाडु की बात करें तो यहां अम्पन का असर दिखने लगा है। तेज हवा चलने से सोमवार को कई पेड़ गिर गए। आने वाले समय में यहां तेज आंधी और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तूफान की वजह से भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के विभिन्न हिस्सों में चक्रवात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान तटीय इलाके के लोगों को तूफान से बचाने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। एक तरफ कोरोना की मार और अब अम्पन की समस्या, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ये किसी मुश्किल चुनौती से कम नहीं है। शुक्रिया आनंद श्रीवास्तव। आगे आपको बताएंगे दुनिया भर के देशों के निशाने पर क्यों है विश्व स्वास्थ्य संगठन, लेकिन पहले बात लॉकडाउन की। आज से देश में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है और ये 31 मई तक चलेगा। इस लॉकडाउन में कई तरह की रियायतें दी गई हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी पाबंदियों को बरकरार रखा गया है जिन पर पहले लॉकडाउन के साथ ही रोक लगी हुई है। हमारी सहयोगी आशिता सेठ से जानिए उन पाबंदियों के बारे में जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश में लॉकडाउन 1, 2 और 3 के बाद अब लॉकडाउन 4 की भी शुरुआत हो चुकी है। सोमवार से शुरू हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन 4 में तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जिनकी इजाजत अभी भी नहीं दी गई है। कुछ ऐसी ही जरूरी पाबंदियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। स्पेशल उड़ानों और ट्रेनों को छोड़कर इस दौरान ट्रेन और मेट्रो सेवाओं पर भी पाबंदी बनी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान समेत सभी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स 31 मई तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन के चौथे चरण में होटलों, बार और रेस्टोरेंट्स पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है। हालांकि खाने पीने की चीजों की होम डिलीवरी का विकल्प रेस्टोरेंट्स के पास है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल जैसी जगहों पर लोगों को जाने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर भी पाबंदी को जारी रखा गया है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक बरकरार है। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, पहले से बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद जरूरी काम से ही वे घर से निकल सकेंगे। सार्वजनिक जगहों और दफ्तरों के आसपास थूकना मना होगा। ऐसा पाए जाने पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नियम व कानून के तहत उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा या फिर सजा भी दी जा सकती है। सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू चबाने पर रोक जारी है। तो ये हैं वो दिशा निर्देश जिन पर पाबंदियां जारी हैं, जिनमें पहले लॉकडाउन से लेकर चौथे लॉकडाउन तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। आशिता सेठ, आज तक रेडियो। इस बीच देश में कोरोना के मामले 96,000 के पार पहुंच गए हैं। आज सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट लगातार कोरोना के आंकड़ों पर नजर रखे हुए है। डीआईयू टीम के दीपू राय से मैंने पूछा कि पिछले 2 दिनों में आंकड़ों में जो इजाफा हुआ है वो देश में शुरुआती दिनों के जो नंबर्स रहे उस हिसाब से कितनी तेजी से बदल रहे हैं। शुरुआती दिनों की बात करें तो जब पहला लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च को, उस दिन टोटल एक्टिव केस अगर भी आप देख लें जो कि 553 के करीब थे और 43 लोग ठीक हुए थे तब तक। दूसरा लॉकडाउन आते आते
ये संख्या एक्टिव केसेस की संख्या 9,272 तक पहुंच गई। और उसके बाद जब तीसरा लॉकडाउन आता है उसमें करीब ये संख्या 28,000 को पार कर गई है। इसके साथ साथ अभी जो करंट सिचुएशन है 56,316 के करीब एक्टिव केसेज हैं। कंफर्म केसेज जिसमें कि रिकवर्ड और डेथ्स दोनों को शामिल कर लिया जाए तो वो 96,000 आज की डेट में यानी 18 मई को है। और ये लगातार पहले के शुरुआती दिनों के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही है कि अब इस होने के बाद, लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद, उसमें छूट देने के बाद और डिफरेंट स्टेट्स ने अपने अपने तरीके से छूट दी, उसमें ये पाया गया कि लोगों में इन्फेक्शन का जो रेट है वो और एक दूसरे को लोग इन्फेक्ट करने लगे क्योंकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी थम गई थी जैसे ही वो बाहर है और वो बढ़ने लगी। दूसरा सबसे एक वजह ये भी हो सकती है, शुरुआती दिनों के कंपैरिजन में अगर लॉकडाउन को देखें तो नंबर ऑफ टेस्टिंग है वो काफ़ी बढ़ गई इंडिया की, तो टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ने से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह एक ये भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि अभी भी टेस्टिंग होने से नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो भी चिंताजनक बात है, नहीं टेस्टिंग होने पर भी अगर नंबर कम थे लेकिन धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे थे तो वो तो और खतरनाक बात है। तो ऐसे में ये मान के चला जा रहा है कि अभी जो सिचुएशन है खास तौर से लास्ट 2 डेज में देखिए तो रिकॉर्ड लेवल पर करीब 5,000 से एवरेज ज़्यादा लोग पर डे या लास्ट 2 डेज में तकरीबन 10,000 के आसपास लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। तो दीपू 3 चीजें हुई, लॉकडाउन बढ़ा, साथ के साथ नियमों में छूट दी गई और नंबर्स में लगातार इजाफा होता रहा। तीनों को अगर एक साथ रख दें तो आंकड़े क्या कहते हैं? पिछले 2 दिनों में जिस तरह से कोरोना के मामले देश भर में आए हैं वो तकरीबन 5,000 से ज़्यादा एवरेज अगर आप देखें तो 5,000 से ज़्यादा औसतन 2 दिन में नए मरीज आए हैं। और जब शुरुआत हुई थी कोरोना की इस देश में, पहला जो केस मिला था 30 जनवरी को, उसके बाद से तकरीबन 27 दिन के बाद तक जब पहला लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च को, उससे पहले केवल 19 नए केसेज आ रहे थे। ये एवरेज था, शुरुआती दिन था। लॉकडाउन के बाद, पहले लॉकडाउन के बाद ये आंकड़ा पहुंच गया 441, यानी कि जो पहला टेन्योर रहा लॉकडाउन का 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का, उस दौरान 441 नए कोरोना के मरीज आ रहे थे औसतन हर दिन। उसके बाद जो दूसरा चरण आया उसमें 1496 मरीज आ रहे थे। अब तीसरा यानी कि 3 मई के बाद से लेके अभी तक का जो लॉकडाउन का पीरियड है और जैसे जैसे ईज होता गया, आप नंबर्स देखिएगा, फिर वो 3649 के करीब पहुंच गया है। यानी कि 3 मई के बाद जो लॉकडाउन हुआ वो उसको काफ़ी ईज कर दिया गया और उसमें जो पर डे औसतन जो नए मरीज आए वो 3649 के आसपास आए। तो ये एक लगातार लॉकडाउन के बावजूद भी नए केसेज आने का मामला थमा नहीं और बल्कि वो बढ़ता गया। और जैसे आप अभी तक का मैक्सिमम रिकॉर्ड रहा है, जबकि 18 मई यानी कि 18 मई को 5242 नए मामले दर्ज किए गए। तो एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में करीब 19 मरीज आ रहे थे, लगभग 1 महीने 27 दिन कह सकते हैं। उसके बाद लॉकडाउन आता है जिसमें 441 औसतन हर दिन मरीज आ रहे हैं कोरोना के। दूसरे लॉकडाउन में 1496 नए मरीज आ रहे हैं। तीसरे लॉकडाउन में 3649 नए मरीज आ रहे हैं हर रोज, जो टेन्योर है उसमें उसका औसत। तो एक अंदाजा लगता है कि जिस तरह से स्प्रेड कर रहा है ये कोरोना वायरस, वो कहीं ना कहीं उस पर उसकी लगाम उस पर नहीं लगी है और वो लगातार बढ़ता गया है। शुक्रिया दीपू राय। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कोरोना वायरस पर अपनी सक्रियता और कार्यवाहियों की वजह से दुनिया भर के देशों के निशाने पर है। भारत समेत कई देश ये चाहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये मुद्दा उठाया जाए और कोविड-19 को लेकर WHO की प्रतिक्रिया और सक्रियता की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जाए। 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आज से स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू हो रही है। अब से कुछ देर पहले मैंने इंडिया टुडे ग्रुप की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से बात की और पूछा इस बार के एनुअल जनरल मीटिंग में किस चीज पर सबकी नजरें टिकी होंगी। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो WHO का डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो एनुअली मीट करता है और बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं उस पर डिसीजंस होते हैं और डिस्कशंस होते हैं। इस बारी कोरोना वायरस के चलते मेन मुद्दा और एजेंडा कोरोना वायरस ही रहेगा, जहां काफी सारे देशों ने पहले ऐसे सवाल उठाए थे कि क्या चीन पर जांच
होगी, क्या इन्वेस्टिगेशंस और प्रोब की बात करेगा ये WHO या नहीं। और जो फाइनल ड्राफ्ट है वो EU और ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिनल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था जो काफी वाटर्ड डाउन है, बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करता तो कहीं ना कहीं चीन या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑब्जेक्शंस आते। तो हमारे सूत्र में ये कहते हैं कि लैंग्वेज अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इसी ड्राफ्ट का था, जिसमें काफी सारे बदलाव किए गए। और जो मेन मुद्दा है वो ये होगा कि जो ओरिजिन ऑफ द वायरस है उस पर जरूर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात जो इस ड्राफ्ट में रखी गई है वो ये है कि जो रिस्पांस रहा है कोविड-19 का, उसमें WHO का क्या रिस्पांस रहा है और किस तरीके से WHO ने डिसीजंस लिए। तो कहीं ना कहीं WHO और डॉक्टर टेड्रोस को कटघरे में जरूर खड़ा कर रहा है ये असेंबली। लेकिन अगर लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो काफी वाटर्ड डाउन अप्रोच है, क्योंकि किसी देश पर सवाल नहीं उठाया जा रहा। चीन के ओपेकनेस, जो वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, ठीक से खुलासा नहीं किया, ठीक से बताया नहीं कि कैसे रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। तो डिप्लोमेटिकली काफी डबल स्पीक दिख रहा है इसमें, क्योंकि जो WHO चाहता है कि एटलीस्ट असेंबली में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो। तो हमारे सूत्र में ये बताते हैं कि ये EU ऑस्ट्रेलिया ड्राफ्टेड जो रेजोल्यूशन है उसको काफी बैकिंग मिला है, भारत भी उसको बैक कर रहा है। तो वो जरूर उठाया जाएगा और वो जरूर यूनानिमसली अडॉप्ट किया जाएगा। इसमें बहुत बड़ा हाथ अगर आप देखें तो जो निगोशिएशंस है उसका है, और किस तरीके से वर्डिंग जो है उस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का किस तरीके से वर्ड किया गया है उसका है। शुक्रिया गीता मोहन। बुलेटिन में आपको आगे सुनाएंगे रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने भारत के आर्थिक विकास दर को 5% क्यों कम कर दिया। लेकिन पहले बात भारत और अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत को 200 वेंटिलेटर डोनेशन में दिए थे। ट्रंप ने ट्वीट भी किया और जवाब में प्रधानमंत्री ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन अब विवाद उठ रहा है कि दरअसल वेंटिलेटर्स दान में नहीं बल्कि लगभग $30 लाख के बदले में बेचे जा रहे हैं। क्या है पूरा विवाद, बता रहे हैं हमारे सहयोगी परवेज आलम। अभी तकरीबन 3 दिन पुरानी बात है जब अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ऐलान किया और बाद में ट्वीट भी किया कि उन्हें इस बात का गर्व है, ये कहते हुए कि अमेरिका अपने मित्र देश भारत के लिए वेंटिलेटर्स दान में दे रहा है। ट्रंप ने कहा, हम महामारी की इस घड़ी में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। हम वैक्सीन बनाने में भी एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। भारत के लगभग सभी बड़े अखबारों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के इस डोनेशन वाली खबर को बहुत ही अच्छी सुर्खियां देकर छापा। तभी फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि महामारी के खिलाफ हम सब मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मोर पावर टू इंडिया US फ्रेंडशिप। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने ट्रंप को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद किया और इस तरह खबर आई और गई। लेकिन कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। एक और कहानी चली। मनी कंट्रोल नाम की वेबसाइट ने बाद में खबर लगाई कि दरअसल जिसे सब डोनेशन समझे थे वो डोनेशन भारत को $2.6 मिलियन महंगा पड़ेगा। मतलब ये कि वेंटिलेटर्स डोनेशन पर नहीं है, भारत को उनकी कीमत अदा करनी है। दिल्ली और कई जगहों से निकलने वाले अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर लगाई कि अमेरिका 200 मोबाइल वेंटिलेटर्स हवाई जहाज से भारत भेज रहा है और एक वेंटिलेटर की कीमत तकरीबन $10 लाख होगी। सूत्रों ने अखबार को बताया कि इस माह के अंत तक कंसाइनमेंट आ जाएगा। एक वेंटिलेटर $13,000 का है, यानी भारतीय करेंसी में तकरीबन 9.6 लाख रुपए, तकरीबन $10 लाख। इस तरह भारत को तकरीबन $25 लाख और साथ में किराए भाड़े के पैसे भी देने होंगे। ट्विटर पर एक बार फिर कल रात से अब तक बहस छिड़ी है कि वेंटिलेटर्स मुफ्त दिए जा रहे हैं या भारत को उनकी कीमत अदा करनी है। बहरहाल अब ताज़ा तरीन ये है, और वो भी हिंदू अखबार की विदेशी मामलों की जानकार सुहासिनी हैदर के मुताबिक, कि 200 वेंटिलेटर्स अमेरिकी संस्था USAID द्वारा दान में दिए जा रहे हैं और ऐसा उन्हें भारतीय सरकार के सूत्रों ने बताया है। खबर हिंदू अखबार की वेबसाइट पर लगी है जिसमें वो बताती हैं कि 200 वेंटिलेटर्स यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड की तरफ से डोनेशन में है। मतलब ये कि भारत को इन वेंटिलेटर्स की कोई कीमत नहीं अदा करनी है। शुक्रिया परवेज आलम।
आर्थिक पैकेज और तमाम सुधारों की घोषणाओं के बाद भी दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने फिस्कल ईयर 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर को 5% कम कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार आर्थिक सुधार में मदद के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उसका विकास पर कोई तत्काल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। क्या मतलब है इस नए अनुमान का और सुधार के लिए की गई घोषणा का असर रेटिंग एजेंसियों के अनुमान पर क्यों पड़ता नहीं दिख रहा है, बता रहे हैं आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। गोल्डमैन एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश फर्म है और पूरी दुनिया में निवेश का और विकास दर का आकलन करती है। आश्चर्य की बात है और आश्चर्य होना भी चाहिए कि सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज को, जिसे जीडीपी का 10% दावा किया गया था, उसके आने के अगले ही दिन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर 0 से 5% नीचे चली जाएगी, यानी -5% हो जाएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था की विकास दर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये हमने हाल फिलहाल के दशकों में ऐसा कभी नहीं देखा जबकि भारत की आर्थिक विकास दर किसी भी साल 0 से नीचे रही हो या 0 में चली गई हो। सबसे खराब स्थिति हमने 91 में देखी थी जब भारत की आर्थिक विकास दर 1 से 1.5% के पास आ गई थी। ऐसा क्यों कहा गोल्डमैन सैक्स ने और क्यों इतने बड़े पैकेज के बाद पूरे देश में या निवेशकों को या बाजार को इतनी निराशा हुई? उसकी वजह यह है कि जिस पैकेज को कल जारी किया गया, जिसकी आखिरी किस्त जारी हुई थी, उस पैकेज में अर्थव्यवस्था में सीधे जाने वाली राशि केवल जीडीपी का 1% है, जबकि जिसे 10% कहा गया है वो समग्र पैकेज है और उसका एक बड़ा हिस्सा बैंकों के ऊपर या रिजर्व बैंक की तरफ से मॉनेटरी सरप्लस या लिक्विडिटी डालने के लिए दिया गया है। बाकी हिस्सा बैंकों से कर्ज दिलाने के लिए गारंटीज पर निर्भर है। तो इसलिए करीब 17, 18, 19 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो पैकेज ऐसा है जिसमें सरकार सुविधा दे रही है कि यदि आप कर्ज लेना चाहें तो लेने। सीधे अर्थव्यवस्था में जाने वाली रकम 1% है, औसतन 1% है। 1.2 से लेकर 0.9% के आसपास के आकलन बन रहे हैं और सिर्फ 1% के आधार पर अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई बदलाव नहीं आ सकता आने वाले साल में जिसकी हम उम्मीद कर सकें। खासतौर पर हमारे लिए समझना जरूरी है कि ये बहुत ही अप्रत्याशित समय है। भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में है, नीचे गिर रही है। सामान्य परिस्थितियों में जब 30 लाख करोड़ रुपए का बजट आर्थिक विकास दर को 6-7% से ऊपर नहीं पहुंचा पाता, तो आज हम जहां खड़े हैं वहां तो सब कुछ बंद है, सब कुछ ठप है। तो शायद कुछ और बड़ा करने की जरूरत थी जो नहीं हो पाया है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भारत के बारे में इतना नकारात्मक और इतना डिप्रेसिंग फोरकास्ट करना पड़ा है। शुक्रिया अंशुमान तिवारी। एक और रेटिंग एजेंसी का अनुमान है तो दूसरी तरफ भारत का शेयर बाजार। ज्यों-ज्यों आर्थिक पैकेज की किस्तें बाहर आती गईं, बाजार का रंग लाल होता गया। आज सुबह भी बाजार लाल निशान में ही खुले और लाल निशान में ही बंद हुए। बाजार क्यों लगातार लाल निशान में बना हुआ है, समझिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर से। आर्थिक पैकेज घोषणाओं के बाद बाजार इसलिए गिरा क्योंकि जिस तरीके के आर्थिक पैकेज की बाजार ने उम्मीद लगाई थी, जिस तरीके की उम्मीद थी कि सरकार राहत पैकेज में कुछ ऐसा देगी जिससे कि अर्थव्यवस्था में डिमांड निकल सके, जिसकी सबसे ज्यादा कमी इस समय है, वो शायद राहत पैकेज बाजार की उम्मीदों के अनुरूप नहीं था। इसीलिए हमने देखा कि जैसे जैसे राहत पैकेज की घोषणाएं सामने आई, बाजार में जो उत्साह था 20 लाख करोड़ सुनने के बाद हमने देखा था कि जिस दिन 20 लाख करोड़ की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी उसके अगले दिन जब बाजार खुले थे तो सेंसेक्स 800 पॉइंट चढ़ गया था। तेजी के साथ 2% से ज्यादा की तेजी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी बंद हुए थे। लेकिन जब उसके आउटप्रिंट्स बाहर आए, जब उसके अंदर किस्तों में चीजें आई, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब वित्त मंत्री ने वो चीजें लोगों के सामने रखी, तब ये समझ आया कि ये जो पूरा राहत पैकेज है ये दरअसल सरकार अपने बजट से ना देकर दूसरे संस्थानों से और दूसरी वित्तीय इंस्टीट्यूशन से ये कह रही है कि आप कर्ज के माध्यम से दें। एंटाइटलमेंट बहुत छोटे हैं, बहुत थोड़े हैं, वो केवल उनके लिए दिए गए हैं। ये बात वित्त मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर की कि एंटाइटलमेंट है जो सीधी मदद है वो केवल उनके लिए दी गई है जिनको जरूरत है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, महिलाएं हो, ज्यादातर लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है। तो सरकार की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि लोगों को खाना पीना रहना और ये सब चीजें दे दी जाए, जबकि बाजार ये उम्मीद लगाए बैठा था कि कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जाएंगे जो बाजार में मांग को एकदम तत्काल बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर कोरोना फरवरी मार्च के बाद से हमने कोरोना का असर भले देखा हो, लेकिन ये समझने की बात है कि इकोनॉमी स्लो डाउन में पिछले 1-1.5 साल से है। तो ये सारे प्रयास अगर आप देखें तो अभी कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो तत्काल आपको डिफॉल्ट से बचा देंगे, तत्काल के संकट से बचा देंगे, यानी कि इसको और आगे टाल देंगे। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, जहां जिसको जितना समय दिया जा सके दे दो और सस्ती क्रेडिट दे दो, जिससे कि
नया निवेश आए, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि निवेश तो नया तब आएगा जब पुरानी क्षमताएं हम पूरी चला पाएंगे। आरबीआई का आखिरी जो ताजा आंकड़ा है वो ये बताता है कि अभी भारत की जो फैक्ट्रियां हैं, जो उत्पादन हो रहा है, वो अपने 68% क्षमता पर ही उत्पादन कर रही हैं। यानी कि अगर वो 100 सामान कोई चीज बना सकती है, मान लीजिए कि अगर आप बल्ब ही ले लें, अगर वो 100 बल्ब बना सकती है, तो अभी वो केवल इतना ही प्लांट चला रही हैं कि 65 बल्ब बना रही हैं। तो अभी तो उनकी अपनी ही कैपिटलाइजेशन पूरी नहीं है, उन्हें तो जरूरत ही नहीं है नए कर्ज की, लेकिन सरकार अभी नए कर्ज देने के रास्ते से समझ रही है कि राहत मिल जाएगी। जबकि बाजार जो पूरी उम्मीद लगाया था वो ये लगाए बैठा था कि नौकरी पेशा लोगों को कुछ ऐसी डायरेक्ट राहत दी जाएगी जिससे कि डिमांड मार्केट में निकलेगी। डिमांड निकलेगी तो वो पहिया पूरा अपने आप, चाहे वो निवेश से जुड़ा हो, चाहे वो खपत से जुड़ा हो, अपने आप घूम जाएगा। और शायद बाजार में ऐसा कुछ नहीं दिखा, यही कारण है कि बाजार में तेज गिरावट दिखी। शुक्रिया शुभम शंखधर। और अब बात खेल से जुड़ी। लॉकडाउन के चौथे चरण में स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी किसी भी तरह के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इस फैसले के क्या मायने हैं, बता रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप के स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता। गाइडलाइंस बड़ी सिंपल, अगर आप देखें वो कह रहे हैं कि स्टेडियम्स खोल दिए जाएंगे बिना क्राउड के, लेकिन अगली गाइडलाइन में लिखे है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट नहीं करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो अपने अपने शहर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकती। ऑब्वियसली ये 31 मई तक का आपका ये गाइडलाइंस है, और एक तरह से आप ये इसको खेल के लिए वार्म अप सेशन मान सकते हैं। आपको याद होगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बोला था कि भाई जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनको आप ट्रेनिंग करने के लिए मौका दीजिए। अब जैसे जैवलिन थ्रोअर है वो जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, क्रिकेटर है वो शिखर धवन है वो जाके अपनी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग उस स्टेडियम में हो सकते हैं, कितने लोग नेट्स में हो सकते हैं वो नहीं पता। दूसरी चीज ये नहीं पता कि ये जब हम कहते हैं कि स्टेडियम खोल दो, किस स्टेडियम की बात कर रहे हैं और किस एथलीट की बात कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ इंटरनेशनल प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए है, या फिर मेरा दिल करे तो मैं भी जाकर खेल सकता हूं। तो ये सारी मुझे लगता है कि अभी बातें आएंगी। और एक एग्जाम्पल इंग्लैंड ने सेट किया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने यह तय कर लिया है कि जुलाई और अगस्त में वो टेस्ट सीरीज कराएंगे। वो जुलाई में वेस्ट इंडीज को होस्ट कर रहे हैं और अगस्त में वो पाकिस्तान को होस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने उनके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं 25-30 इंग्लैंड के, उन सबको कहा कि आप अपनी अपनी काउंटी में अपने अपने लोकल शहर में जाएंगे। सबको गेंदों का एक एक डिब्बा दे दिया गया है, वो गेंद पर आपका नाम लिखा जाएगा, उस गेंद को कोई और टच नहीं करेगा और किसी भी वक्त 2 या 3 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, घर जाएंगे, अगला लॉट आएगा, वो प्रैक्टिस करेगा, अपने घर जाएगा। और इस बीच ये भी खबर आई थी कि बीसीसीआई ने एक प्लान किया है कैंप अपने क्रिकेटर्स के लिए कि किसी एक शहर में जहां पर खतरा ना हो और सारे खिलाड़ियों को क्वारंटीन में रखा जाए, वहां पर वो प्रैक्टिस करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कल को अगर खेल खोल देंगे तो फिर अचानक से खिलाड़ी आएंगे और खेलना शुरू कर देंगे। एक टॉप क्लास इंटरनेशनल एथलीट को, क्रिकेटर को 15-20 दिन तो कम से कम चाहिए अपने आप को रवा करने के लिए। तो मेरे ख्याल से गाइडलाइंस ये बड़ी सिंपल है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन प्रैक्टिस कर सकता है उसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन स्पोर्टिंग इवेंट अभी भी नहीं होगा। अभी भी मुझे लगता है कि जो आईपीएल का प्लान है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सितंबर है। सितंबर के आसपास आईपीएल हो सकता है, बशर्ते कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस कम होने शुरू हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड T20 अक्टूबर-नवंबर में होस्ट कर रहा है, जो मेरे ख्याल से मुलतवी होकर फरवरी-मार्च में चला जाएगा। और चूंकि पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे कि इस साल आईपीएल अगर होगा तो वो सितंबर में होगा, उसके बाद बायलैटरल क्रिकेट होगी, उसके बाद जाके फरवरी-मार्च में वर्ल्ड T20 होगा। जानकारी दे रहे थे विक्रांत गुप्ता। आज तक रेडियो की नई पेशकश, आज का दिन हर सुबह 7 बजे से देश विदेश की खबरें, रिपोर्टें, इंटरव्यूज, बाजार का हाल, खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात यह कि भारत और दुनिया के बड़े अखबारों की समीक्षा। आज का दिन आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह 7 बजे से घंटे भर। पता वही aajtak.in/रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। और अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। इस कार्यक्रम को प्रोड्यूस किया है ऋतुराज ने और साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाला सचिन द्विवेदी ने। आज तक रेडियो पर हम आपके लिए खास पॉडकास्ट तैयार करते हैं। हमारी कोशिश है कि हर जरूरी खबर को सीधी सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। हम कोरोना वायरस पर आपको अपडेट रखने के लिए कई खास पॉडकास्ट भी बना रहे हैं। हम तक पहुंचने के लिए गूगल से कहिए आज तक रेडियो पॉडकास्ट
इसके अलावा अब हम गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन जैसे तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। यहाँ जाकर भी आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। और हाँ, कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक हम तक पहुँचाना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। हमें आपके ईमेल का इंतजार रहेगा। अब अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।